देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि आपको एक्सरसाइज जितना देखना है उससे कई गुना ज़्यादा आपको इसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान देने हैं। ठीक है, मैं जितनी भी इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रहा हूँ आप एक्सरसाइज को पढ़ें, लेकिन उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन ध्यान से देख लेते हैं तो आपका लगभग एक्सरसाइज का 80% है ना क्या होता है, पोर्शन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप अधिक से अधिक क्या करने की कोशिश करें, पहले सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाती है उसके बाद एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें हम तो है उप समुच्चय। उप समुच्चय, ठीक है बच्चों, उप समुच्चय। उप समुच्चय को हम सबसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसेट भी कहूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि सबसेट क्या है और उप समुच्चय क्या है। ठीक है, तो उप समुच्चय क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो डेफिनेशन आप बुक से देख लीजिएगा कि बुक में क्या डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन बता रहा हूँ एमपी बोर्ड का। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, वो बुक के अनुसार आप देखेंगे। इसमें क्या कहना चाहिए, इसकी डेफिनेशन के आधार पर इसमें अंतर बता रहा हूँ या आपको उप समुच्चय क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यदि मान लिया जाए ए और बी कोई दो सेट है ना, यदि ए और बी कोई दो सेट है और उन दो सेटों की अगर तुलना इस प्रकार से करें कि देखिए यहाँ पर कि अगर मैंने कहा कि एक सेट ए है मेरे पास और ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है। ठीक है बच्चों, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि यदि एक सेट ए ऐसा हो, यहाँ डेफिनेशन यहाँ से बनाते हैं हम कि एक सेट किन्हीं दो सेट में एक सेट एक ऐसा हो कि उसके एलिमेंट्स बी में भी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि एक सेट ए है मेरे पास और इसके प्रत्येक एलिमेंट यदि बी में है, यदि इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट कहाँ पर है, बी में है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सेट ए है ये सेट बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, है ना। उदाहरण के तौर पर समझो अभी कि अगर एक सेट मेरे पास क्या है, ए है, जिसके एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है। ठीक है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो सेट ए है इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट देखो 1 2 3 है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है, तो इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, बी में भी है। तो मैं कहूँगा कि यदि कोई दो सेट है और किसी एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है तो मैं उस सेट ए को दूसरे सेट का क्या कहूँगा, उप समुच्चय कहूँगा। ये बात क्लियर हो गई। देखिए इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एक सेट ए है ना, क्या लिखेंगे, लिख सकते, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। तो क्या देखे हमने कि एक समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ये जो सेट ए था सेट ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होना चाहिए, तब हम ए को हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए सबसेट बी, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सबसेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट या उप समुच्चय। हिंदी में बोले
ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, ऐसा पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का, और इंग्लिश में देखिए तो ए सबसेट बी, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। कई बार हम यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगाते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का है कि ए इसको भी सबसेट कहेंगे बी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा कि यदि एक सेट ए है, अब इस सेट ए जो था इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, एक सेट बी है मेरे पास जिसके एलिमेंट क्या है बेटा 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब देखिए इस सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट, देखो ईच एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट, यहां पर ये शब्द याद रखना है यार, ये प्रत्येक है ना, ये शब्द भूलना नहीं अपने को, है ना। प्रत्येक अवयव क्या हो जाए अन्य सेट बी, देखो अन्य सेट बी है, इसमें भी क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि ये जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है, ठीक है बच्चों। और हम इस सेट बी को इस सेट ए का क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं, जिसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट भी कहते हैं। ये भी बात याद रखना कि यहां पर अगर ए सेट बी का क्या है, उपसमुच्चय है, तो बी सेट ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से और एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए मैंने कहा कि एक सेट ए है मेरे पास, और हमने कहा कि एक सेट ए है जहां पर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, ये मान के चलो, ठीक है बच्चों। और बी देखते हैं, तो बी क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का के अक्षरों का समूह, के अक्षर सीधे बोल दें आप तो चलेगा। तो क्या हो गया कि अगर x इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, और b क्या है, x सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, तो मैं कहूंगा कि a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, सबसेट b हो जाएगा, ठीक है, a सबसेट b हो जाएगा। ये बात क्लियर याद रख लो कि a सबसेट b होगा, ठीक है। और इसको हम a इस प्रकार से सबसेट b लिखते हैं, a सबसेट b, ठीक है, यानी कि a क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय किसका, b का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, समुच्चय निर्माण रूप है, अगर हम रोस्टर रूप में लिखे है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू AEIO और U लिखते हैं, ठीक है। और b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BCDF, और ऐसे लिखेंगे कहाँ तक, Z तक, है ना। सॉरी यहाँ पर A भी तो रहेगा, A भी रहेगा, B भी रहेगा, CDE और AF, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, पूरे अक्षर है यहाँ पर, ABCD सब रहेंगे। तो आप देख रहे हो कि A के प्रत्येक एलिमेंट B में भी मिल रहे हैं, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि A क्या है, समुच्चय, B का क्या है, उपसमुच्चय है, और जो B होगा वो समुच्चय A का क्या होता है, अधिसमुच्चय, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं, वो होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरी बात, आपको ये बात भी याद रखना है यहां पर कि a इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि a इज इक्वल टू AEIOU और b इज इक्वल टू AEIOU, ये भी कहा, तो मैं कहूंगा कि जो सेट A है सेट B का क्या है, उपसमुच्चय है। या मैं ये भी कह सकता हूं, यहां पर देखो एग्जांपल समझते हैं, यहां पर क्या बोला कि a इज इक्वल टू, अगर AEIOU बोल दिया हमने, दूसरी बात हमने ये भी बोल दी है कि AEIO और U कह दिया हमने, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक समुच्चय A है जो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। दूसरा हम देख सकते हैं B, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, ठीक है। अब देखो दोनों सेट इक्वल है, तो मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में कि A का प्रत्येक अवयव है ना, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, देखो ईच एलिमेंट है ना, प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय B का क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि देखो A का प्रत्येक अवयव B का अवयव है, तो मैं कह सकता हूं कि A सबसेट B। या दूसरी बात, देखो B का भी प्रत्येक अवयव A में भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेट B है वो सबसेट है किसका, A का, ये भी बात कह सकते हैं। तो क्या होता है, यहां से एक बात और निकल के आई सामने कि यहां पर देखो इसको हम लिख सकते हैं A सबसेट B बोल सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, B सबसेट A भी कह सकते हैं, और यहां पर A इज इक्वल टू क्या है, B भी है। तो ये बात आप याद रखें कि जब हम उपसमुच्चय पढ़ते हैं तो उसमें A इज इक्वल टू B हो सकता है, ठीक है।
ये बात यहां पर, ये जब a इज इक्वल टू बी होता है तो a सबसेट b हो सकता है और b सबसेट a हो सकता है। आपको ये भी बात याद रखनी है। हाँ, और इस एग्जांपल पर लेकर के चले कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो मैं a सबसेट b कहा, लेकिन b सबसेट हम a नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, यानी कि b उप समुच्चय नहीं है किसका, a का। क्यों नहीं है कि देखो b का प्रत्येक अवयव a का अवयव है क्या, नहीं है, कुछ अवयव है, प्रत्येक नहीं है, प्रत्येक अवयव a का अवयव होना चाहिए था, तब क्या कहला जाता कि b सबसेट ऑफ a बोल सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि b का प्रत्येक अवयव a में है, नहीं है, तो हम b इज नॉट सबसेट क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने उप समुच्चय में क्या क्या सीखा उस पर देखते हैं। पहली बात कहा हमने कि अगर a का प्रत्येक अवयव है ना, देखो यहां पर ध्यान से देखते हैं कि अगर हमने कहा कि a इज इक्वल टू, इस बात से समझना, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो आपने यहां देखा कि a इज नॉट इक्वल टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b है, इक्वल तो है नहीं, नॉट इक्वल है, तो मैं यहां कहूंगा कि a सबसेट है किसका, b का, a सबसेट है b का, तो यहां बोलूंगा कि जो a है उप समुच्चय है किसका, b का, और b को क्या कहते हैं, b क्या होता है, अधिसमुच्चय होता है किसका, होता है a का। यहाँ b क्या है, अधिसमुच्चय है a का, जिसको इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, सुपर सेट कहते हैं, है ना। कई बच्चे सुपर सेट याद रखते हैं तो उसको सुपर सेट भी बोल सकते हैं कि b सुपर सेट है a का, ठीक है, ये बात अपने को याद रखना है। दूसरी बात कि जब ये टर्म है तब यहां पर b इज नॉट सबसेट a हो जाएगा, ये भी बात रखना है कि अगर b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है तो b सबसेट नहीं होगा a का, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि मैं कहूं कि a इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू 1 2 3 है, इतनी बात क्लियर हो गई, और b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। जब a इज इक्वल टू b होता है, ये टर्म को याद रखना, जब a इज इक्वल टू b होता है तब क्या होता है कि a भी उप समुच्चय b का होता है और b भी उप समुच्चय, देखो a उप समुच्चय b भी होगा और b उप समुच्चय a भी होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि a और b दोनों बराबर हो जाए तब आप ये कह सकते हो कि a उप समुच्चय है b का और b उप समुच्चय है a का। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तब देखिए कई बार ये भी होता है कि अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास एक सेट है जो ये मान के चलो a है ना, a इज इक्वल टू AEIOU, और मैंने कहा b मेरे पास एक अदर सेट हो जाता है, b मान के चलो b, और इसको मैं क्या कर दिया, छोड़ दिया, मतलब ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है तो मैं क्या कहूंगा, रिक्त समुच्चय मतलब कोई अवयव नहीं है, यहां पर भी एक ऐसा अवयव हो सकता है जो कोई अवयव ना हो, तो मैं कहूंगा कि जो b है वो उप समुच्चय है, b उप समुच्चय है किसका बेटा, a का, तो b क्या है, उप समुच्चय है a का। ये बात याद रखना है। मतलब एक बात हमको ये समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक टर्म, इसको यहां से ना समझते हुए एक एग्जांपल और दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। या आप दूसरी बात ये भी याद रख सकते हो कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, इसको देखें तो प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होता है, किसी ना किसी अवयव है, किसी ना किसी समुच्चय का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, यानी कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट क्या होता है, किसी ना किसी सेट का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ बातें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के, ठीक है। तो देखिए ये अगर समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब मान के चलिए मेरे पास एक सेट A है, A इज इक्वल टू 1 2 3, तब मैं इसके कुछ उप समुच्चय निकालता हूं। उप समुच्चय क्या होंगे, तो देखिए A के उप समुच्चय निकालते हैं हम, तो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, देखिएगा मैं जिनको नाम दे रहा हूं B से, B इज इक्वल टू, जिसको मैं फाई कह सकता हूं, रिक्त समुच्चय है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या कैसा लिखते हैं पता है कि नहीं आपको, B इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको, फाई, ऐसा भी लिखते हैं। ये मत लिख देना कि जीरो, नहीं, जीरो है क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू 5,
तो b इज इक्वल टू 5, 5 यानी रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 5 हो सकता है। फिर मैं कह सकता हूँ c इज इक्वल टू 1 भी तो कह सकता हूँ, और ये 1 भी तो देखो ये 1 इस a में है, तो मैं कह सकता हूँ c सबसेट ऑफ a, ठीक है। एक d ले लेते हैं, d इज इक्वल टू, अब मैं बोलता हूँ कि ये 2 हो गया, चलो 2 भी तो है। अगर मैं e कहा, e इज इक्वल टू 3 भी कह सकता हूँ, बात क्लियर हो गई। फिर f इज इक्वल टू मैं 1 2 भी कह सकता हूँ। फिर मैं g अगर ले लूँ तो मैंने कहा 1 3 भी ले सकता हूँ। फिर मैं h ले लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 2 3 ले लूँ, ठीक है। 2 1 नहीं लोगे क्योंकि 2 1 बात एक ही है ना, आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते, बताया था मैंने आपको। उसके बाद i ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। तो क्या हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इससे एक बात समझ में आ रही है, इतने ही हो सकते हैं। देखो b इज इक्वल टू 5, पहला तो एक उपसमुच्चय हो सकता है 5, दूसरा हो सकता है 1, तीसरा हो सकता है 2, चौथा हो सकता है 3, पांचवा हो सकता है 1 2, ठीक है। छठवां हो सकता है 1 3, सातवां हो सकता है 2 3, और आठवां हो सकता है 1 2 3। अब एक बात आपको ये समझनी है, अब कई के मन में एक बात ये आ रही होगी, सर 2 1 भी तो हो सकता है, 2 1 भी तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्या हो रहा है कि हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स, है ना, अगर हम 2 सेट की बात करें और उन सेटों के एलिमेंट्स इक्वल है और एलिमेंट समान भी है, इक्वल भी है और समान भी है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। इक्वल सेट जब पढ़ा रहा था मैं तब बताया था आपको, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं इसको क्यों लिखूं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ में आ गई। तो कितने इसके उप समुच्चय, इतने हो सकते हैं। तो यहां से एक बात ये समझ में आ रही है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होगा, सेट, प्रत्येक सेट का या किसी भी सेट का क्या हो सकता है, उपसमुच्चय होगा। और एक बात आपको ये भी समझ में आ रही है कि प्रत्येक उपसमुच्चय, है ना, या प्रत्येक समुच्चय, देखो प्रत्येक समुच्चय क्या हो रहा है ना, स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये भी बात समझ में आ रही है। तो यहां से 2 बात निकल के आ गई कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, पहला पॉइंट याद रखना है अपने को कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय क्या होगा, सभी अवयवों का सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। दूसरी बात ये याद आ रही है हमको, या ये समझ में आ रही है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट एक और निकल के आ गई यहां पर बात कि देखो यहां पर कितने उपसमुच्चय निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको याद रखना है किसी भी, है ना, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या का मैं फार्मूला बता देता हूं आपको कि किसी भी समुच्चय में, है ना, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है 2⁴n, जहां पर n क्या होता है, जहां n उस सेट में दिए हुए एलिमेंटों की संख्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्या होता है कि ये जो n होता है उस सेट में जितने क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी संख्या होती है। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 है, तो मैं यहां कह सकता हूं 2⁻3, और जब 2⁻3 लिखे तो 2 पर 3 की घात बराबर 8 होता है, और यहां पर निकल चुके हैं 8 उपसमुच्चय निकल चुके हैं। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि यदि हमें किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने बोलेगा तो ये बात याद रखनी है कि उसमें फार्मूला कौन सा आपको अप्लाई करना है, 2⁻n, जहां पर n क्या है, उस समुच्चय में दिए गए अवयवों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो 3 बात क्लियर हो गई, ठीक।